सुबह सुबह एक बारातियों से भरी हुई बस अपने गांव लौटी। एक एक करके सारे बाराती बस से उतर गए और अपने अपने घर चले गए, लेकिन गजोधर, उसकी दुल्हन ममता, उसकी बहन पायल और बूढ़े माँ बाप बस में ही बैठे रहे। हम लोग यही बस में ही बैठे रहेंगे क्या? मुझे अपनी ससुराल देखनी है। अब सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे अपनी ससुराल देखनी है। चलिए ना, हम लोग भी नीचे उतरते हैं। भाभी, ये बस ही आपका ससुराल है, हमारे पास कोई घर नहीं है। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर जब उनके पास बस थी तो घर क्यों नहीं था? क्या ममता की ससुराल अब पूरी जिंदगी उस बस के अंदर ही रहेगी? और ये सब आखिर हुआ क्या? ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। गजोधर कुछ सालों पहले रामपुर गांव में एक कच्चे मकान में अपने माता पिता और छोटी बहन पायल के साथ रहता था। वो एक बस ड्राइवर था। आ जाओ रामपुर वालों, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ रामपुर वालों, जल्दी जल्दी आ जाओ। रामपुर चलोगे ना? चाचा बहरे हो क्या? गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? तुम ड्राइवर लोग ढंग से बात नहीं कर सकते क्या? मैंने तो बस पक्का करने के लिए पूछ लिया था। चलो जल्दी से बैठो, बस भर गई है। क्या जिंदगी है, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों का काम मुझे ही करना पड़ता है। उसने बस स्टार्ट की और चल दिया। थोड़ी देर में वो अपने गांव रामपुर पहुंच गया। चलो चलो रामपुर वालों, उतर जाओ। तो इस तरह सभी लोग बस से उतर गए। उसके बाद गजोधर ने वो बस अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी की और घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो पंडित जी आए हुए थे। अरे पंडित जी, आप हमें कोई हवन तो करवाना नहीं है, फिर क्यों आए हैं आप? गजोधर बेटा, मैं हवन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। अब तो तुम अच्छे खासे बस ड्राइवर बन गए हो, शादी कर लो, फिर अपनी बहन के हाथ भी तो पीले करने हैं। पंडित जी, मैं ये बस किराए पर चलाता हूँ, बस का मालिक नहीं हूँ। बेटा, तुमसे भी ज्यादा गरीब लोगों की शादी हो गई इस गांव में। हम दोनों अपने जीते जी तुम दोनों का घर बसते देखना चाहते हैं। माँ पिताजी, आप लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों की हर बात मान जाता हूँ। चलो ठीक है पंडित जी, चलो बैठो, बस में चलते हैं अभी लड़की देखने। अरे बेटा, तुम तो घोड़े पर सवार हो गए, रात होने वाली है, कल चलेंगे आराम से। नहीं पंडित जी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, पता नहीं कब टाइम मिले कब ना मिले, लड़की देखने तो इसी वक्त चलेंगे। जल्दी से जबरदस्ती तैयार करके उसने सबको बस में बिठाया और लड़की देखने पहुंच गया। लड़की का नाम ममता था। दोनों को एक दूसरे का परिवार पसंद आ गया और उसी दिन शादी भी तय हो गई। धीरे धीरे गजोधर की शादी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी, क्योंकि उसे सब लोग जानते थे। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक प्रधान था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सुना है कल गजोधर की बारात निकलने वाली है? प्रधान जी, कैसी बातें करते हो? बेचारा शादी का कार्ड तो दे गया था ना, हमें भी तो चलना है। जब शादी ही नहीं होगी तो बारात में कैसे जाएंगे? मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। मुनीम जी, याद करो, कुछ सालों पहले गजोधर जब कुछ नहीं करता था तब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसका ऑपरेशन कराने के लिए गजोधर ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो आज तक उसने नहीं चुकाए। अब तो वो बस ड्राइवर बन गया है, शादी भी तय हो गई है, इसका मतलब बहुत पैसा होगा उसके पास। शादी से पहले उससे पैसे लेने पड़ेंगे किसी भी तरह, वरना शादी के बाद तो वो दे ही नहीं पाएगा। प्रधान जी, इन कागजों पर तो ये भी लिखा था कि अगर वो समय से पैसे नहीं लौटा पाएगा तो उसका घर और जमीन सब आपके नाम हो जाएगी। अब तो समय भी निकल रहा है, कहिए तो उसका घर हड़प ले। चलो आज शाम को मैं तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूँ, अगर वो पैसे दे देता है तो ठीक, वरना उसका घर और खेत हड़प लेते हैं। शाम को जैसे ही बस चलाकर गजोधर घर आया, वैसे ही उनके घर प्रधान जी और मुनीम जी आ गए। देखो गजोधर, अभी तक हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज की तारीख में हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया है। आज मेरे पैसे वापस कर दो, वरना ये घर और खेत तुम्हारा मेरा हो जाएगा। भाई प्रधान जी, इतना पैसा एक साथ में नहीं दे सकता, अभी 6 महीने पहले ही बस चलानी शुरू की है, मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे शादी के बाद लौटाने ही वाला हूँ। लेकिन इन कागजों पर आज तक का ही समय था तुम्हारे पास, पैसे नहीं है तो घर खाली कर दो। प्रधान जी, हम सब पूरे गांव के लोग एक परिवार जैसे रहते हैं, इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। परिवार के नाते ही तो अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा, लेकिन कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है। या तो पैसा वापस कर दो, वरना हम घर तो जबरदस्ती खाली करा ही लेंगे आज रात तक। हाँ चलो मुनीम जी, इन्हें 2 घंटे का समय और दे देते हैं। इतना बोलकर प्रधान और मुनीम जी वहाँ से चले गए। अब गजोधर का परिवार परेशान हो गया। भैया, कल ही आपकी शादी है, अगर आज हमारे हाथ से घर चला गया तो शादी टूट जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 घंटे बाद प्रधान के कुछ आदमी आए और सामान सहित गजोधर के परिवार को बाहर निकाल दिया।
अब गजोधर का परिवार सारा सामान लेकर अपने बस के अंदर आ गया और गांव से बाहर चला गया। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अगले दिन गजोधर बारात लेकर गया और बस में ही बारात वापस भी ले आया। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। तो ये बात है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब आप लोग मेरा परिवार है, मैं भी आपके सुख दुख की उतनी ही साथी हूँ। अब वो लोग बस के अंदर ही रहने लगे। अगली सुबह, ये बस मेरी तो है नहीं और पैसे कमाने के लिए मुझे बस चलाने भी जाना पड़ेगा, वरना मालिक ये बस भी छीन लेगा। आप ये बस लेकर जाइए, हम लोग यहीं रहेंगे जंगल में। बहू, तू तो बहुत ही समझदार है, तुम्हारी जगह कोई और होती तो तुरंत अपने मायके भाग जाती। हाँ भाभी, सच में आप बहुत अच्छी हो। तो इस तरह गजोधर अब दिन भर बस चलाता और रात में वो बस जंगल में ले आता। उसी बस में सब लोग सो जाते थे। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रोज बस के मालिक ने कहा, गजोधर, अब मैंने बस खड़ी करने के लिए प्लॉट खरीद लिया है। अब दिन भर तुम बस चलाना और रात में यहीं खड़ी कर देना, अपने घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब गजोधर परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब वो बस ही उसका घर था। इसलिए गजोधर ने सारी बात अपने मालिक को बता दी। मालिक, मेरी नई नवेली दुल्हन जंगल में भटक रही होगी। अगर रात में बस नहीं लेकर गया तो वो लोग सोएंगे कहाँ? अब ये बस ही उसका ससुराल है। गजोधर, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। शादी वाले दिन ही उस प्रधान ने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम सभी ड्राइवर मेरे परिवार जैसे हो। जब से तुम आए हो तब से मैंने 2 बस से 4 बसें कर ली हैं। मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, उस प्रधान के मुंह पे मारो और अपना घर वापस ले लो। मालिक, आज तो आप मेरे लिए भगवान बन गए हैं। समझ में नहीं आता कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? ये पैसे तुम्हें मुझे वापस करने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके। लेकिन अभी जाओ, बहू को घर में रखो। घर की औरतों को बाहर नहीं रखना चाहिए। और जल्दी से पैसे इकट्ठा करके अपना घर भी ठीक ठाक बनवा लो और फिर तुम भी एक बस खरीद लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा हर ड्राइवर हमेशा ड्राइवर ही रहे। उसी रात गजोधर ने प्रधान को पैसे दिए और अपना घर वापस ले लिया। अब गजोधर का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। रमेश अपनी बारात साइकिल से पैदल ही ले जा रहा था। शादी है भाई, शादी है। आज मेरे दोस्त की शादी है। अरे चारों तरफ खुशियां मनाओ, मेरे गरीब दोस्त की शादी है। खैर, किसी तरह वो लोग बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे। लड़की वाले भी गरीब ही थे। उनका कच्चा मकान था, लेकिन कैसे भी करके दोनों की शादी हुई। और अगली सुबह रमेश अपनी पत्नी ममता को साइकिल के आगे वाले डंडे पर बिठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। तभी ममता ने उससे पूछा, रमेश जी, ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ जाता है। आपका घर यहाँ से बहुत दूर है क्या? हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा। नहीं ममता, बस ये समझ लो स्टेशन के पास ही तुम्हारी ससुराल है। जल्दी से घर चलिए, मुझे अपनी ससुराल देखने का बहुत मन हो रहा है। ममता को अभी तक ये नहीं पता था कि ससुराल देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। खैर, साइकिल चलाते चलाते रमेश ममता को स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर पहले जंगल के बीच एक रेलवे की पटरी पड़ी, जहाँ पर एक पुरानी बोगी खड़ी थी। उस बोगी के सामने ही रमेश ने अपनी साइकिल रोक दी। यहाँ जंगल के बीच पटरियों के किनारे साइकिल क्यों रोक दी? सुसु लगी है क्या? नहीं ममता, ये रेल की बोगी देख रही हो? यही तुम्हारी ससुराल है। ये देखकर ममता हैरान हो गई। आपके आगे पीछे कोई नहीं है ये तो मुझे पता था, लेकिन आपके पास घर भी नहीं है ये नहीं पता था। क्या अभी भी तुम मेरा साथ दोगी ममता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो पहली ऐसी लड़की होंगी जिसकी ससुराल ट्रेन में होगी। अब देखना, इस ट्रेन की बोगी को मैं इतना सजा सवार दूंगी कि किसी महल से कम नहीं लगेगा। अरे वाह, रमेश जी ने तो शादी से पहले ही सारा इंतजाम कर रखा है। इस ट्रेन के ससुराल में बहुत मजा आएगा। ममता ने ट्रेन की बोगी को साफ सुथरा करके इतना अच्छा सजा दिया कि अब वो किसी अच्छे खासे घर से कम नहीं लग रहा था। रमेश जब अंदर आया तो देखकर हैरान हो गया। खैर, रात में दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह दोनों ही जल्दी उठ गए। ममता, मैं स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता हूँ। मैं बीच बीच में यहाँ आता रहूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए, अपना काम कीजिए। शाम को मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। रमेश काम पर चला गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो ममता ने पहले से ही खाना बना रखा था। ममता, कई महीने बीत गए, ऐसा नजारा मैंने नहीं देखा। मैं जब भी काम से लौटता था तो खुद खाना बनाता था और अकेले ही खाकर सो जाता था। तुम्हारे आने से इस ट्रेन में रौनक आ गई है। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। आखिर हुआ क्या था आपके साथ?
ममता, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी जिंदगी में सब कुछ जानने का अधिकार है। कुछ सालों पहले मैं भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चंदनपुर गांव में रहा करता था। हमारा एक कच्चा मकान था जिसमें हम सब हंसी खुशी रहते थे। पिताजी खेती करते थे और मैं मेहनत मजदूरी करके कमा लिया करता था। तभी एक रोज पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दो, लेकिन आप माने ही नहीं मेरी बात। कैंसर 2nd स्टेज पर जा चुका है। जल्द इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज ही पिताजी को अस्पताल में भर्ती कर लीजिए। मैं 1-2 दिनों में पैसे का इंतजाम कर लूंगा। देखिए, पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इन्हें एडमिट किया जा सकता है। जब पैसे हो जाएं तो अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आ जाना। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। बेटा, तू फालतू में परेशान मत हो। जिसका समय आ जाता है उसे भगवान बुला ही लेता है। परेशान मत हो पिताजी, मैं प्रधान जी से जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, आप यहीं पिताजी का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रमेश उसी वक्त भागता हुआ प्रधान की हवेली पहुंच गया और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्रधान जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में नहीं भर्ती किया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे सख्त 10 लाख रुपए की जरूरत है। देख रहे हो मुनीम जी, चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने पूरी जिंदगी में 10 रुपए भी नहीं देखे होंगे और 10 लाख मांग रहा है। भाई, इतनी बड़ी रकम मैं उधार नहीं दे सकता। प्रधान जी, आप मेरा घर खेत सब कुछ गिरवी रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं तो इसी गांव का हूँ, आप तो मुझे जानते ही हैं। मैं कहाँ भाग जाऊंगा। ठीक है, मैं वकील साहब से बात करके तुम्हें 5 दिन बाद बुलाता हूँ। 5 दिन बाद आकर पैसा ले जाना। प्रधान जी, इतना समय नहीं है, मुझे इसी वक्त पिताजी को भर्ती कराना है। देखो, हमारे वकील साहब बाहर गए हैं। जब वो आएंगे तुम्हारा साइन हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अगर ज्यादा जल्दी है तो चोरी करो, डाका डालो, यहाँ मेरा सर मत खाओ। मुनीम जी, बाहर निकालो इस भिखारी को यहाँ से। प्रधान के आदमियों ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। फिर 5 दिन बाद मुनीम रमेश को बुलाने आया। रमेश भागकर प्रधान जी के घर गया। उसने उनके कागजों पर बिना देखे ही साइन कर दिए और पैसे लेकर वापस आ गया। उसने तुरंत अपने पिता को अस्पताल में एडमिट तो कर दिया, लेकिन अब समय काफी हो चुका था। अगले ही दिन उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि इन्हें जल्द से जल्द एडमिट कराना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने पैसों का इंतजाम करने में बहुत देरी कर दी। ले जाइए इन्हें। पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके गम में मेरी माँ भी चल बसी। मैं इधर उधर साफ सफाई और झाड़ू लगाने का काम करने लगा। अब वो घर मुझे काटने को दौड़ने लगा था। फिर 1 महीने बाद प्रधान जी अपने वकील को भेजा। तब मुझे पता चला कि उन्होंने धोखे से मेरा घर, मेरे खेत सब अपने नाम करवा लिए थे। मुझे उस वक्त पैसों की इतनी जरूरत थी कि मैंने कागज पढ़े ही नहीं, ऐसे ही साइन कर दिए थे। रमेश की कहानी सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। आप चिंता मत कीजिए, जो बीत गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनसे हम बदला तो जरूर लेंगे। मैं आपका साथ दूंगी। अब रमेश और ममता दोनों मिलकर स्टेशन पर काम करने लगे। ममता चाय और समोसे बेचने लगी। धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा करके ममता और रमेश ने ट्रेन की ससुराल से थोड़ी दूर सड़क के किनारे लकड़ी की एक छोटी सी चाय समोसे की टपरी खोल ली। इस रोड पर आप लोगों ने दुकान खोल करना जो है बहुत अच्छा किया। यहाँ दूर दूर तक आसपास कोई दुकान ही नहीं थी। कम से कम हम जैसे राहगीरों को एक सहारा तो मिला। अब सुबह से शाम तक उनकी दुकान पर लाइन लगा करती थी। उन्होंने खूब पैसे कमा लिए कुछ ही दिनों में। एक रोज उनकी दुकान पर उसी रोड पर ड्यूटी कर रहा पुलिस वाला आया। आप लोगों को मैंने ट्रेन की बोगी में देखा है। आपका कोई घर वर नहीं है क्या? ममता और रमेश ने अपनी सारी कहानी उस पुलिस वाले को सुना दी। कहानी जानने के बाद पुलिस वाले ने कहा, कानूनी रूप से तो आपका घर और खेत अब उस प्रधान का ही हो गया है, पर इसमें कानून का ही दिमाग लगाकर मैं आप लोगों की जमीन वापस कराऊंगा। भाभी जी, आपको तो प्रधान ने कभी देखा नहीं होगा। नहीं, मैं कभी उस गांव गई ही नहीं। कल मैं शादी वर्दी में आपके साथ भाभी जी उस प्रधान के घर चलेंगे। रमेश जी, आप दूर खड़े रहना। अगले दिन पुलिस वाला ममता के साथ अपनी कार से प्रधान के घर पहुंचा। प्रधान जी, मैं इन मैडम का मैनेजर हूँ। दरअसल ये इस गांव में एक साबुन की फैक्ट्री डालना चाहती हैं। आपकी परमिशन लेने आया हूँ। अगर आप परमिशन देते हैं तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई।
फैक्ट्री खुल जाएगी तो हमारे बेरोजगार लौंडों को जो है काम मिल जाएगा है, और हमारा भी कुछ भला हो जाएगा है। मैनेजर, इनसे परमिशन लेटर पर साइन करा लो और इन्हें 1 की जगह 2 करोड़ दे दो। प्रधान को लालच आ गया और उसने बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आसानी से काम हो गया। मैं हूँ इंस्पेक्टर पांडे। रमेश जी आ जाइए। तभी रमेश भी वहां आ गया। इस बेचारे का घर और खेत धोखे से अपने नाम कर लिया था ना, आज हमने भी तेरा ही तरीका अपनाया। आज से इन दोनों के खेत और घर इन्हें वापस मिल गए।